हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। तो क्लास 11 का ये जो चैप्टर है ना, रिलेशंस एंड फंक्शन, उस पे हम डायरेक्टली पहुंच गए हैं और हम बेसिकली अभी डायरेक्टली फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी रेंज और उनका डोमेन निकालना। तो मैं बेसिक से पहले तो आपको आइडिया दूंगा कि फंक्शन क्या होते हैं, उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कुछ बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस की डोमेन और रेंज किस तरीके से निकाली जाए। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। एक फंक्शन रिलेशन का टाइप होता है। ओके, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन whose each element of set A is having one and only one image in set B। अगर कोई रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड है, लेट से सेट ए से सेट बी की तरफ कोई रिलेशन डिफाइंड है और वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एक ही एलिमेंट से मैच हो रहा है, यानी मैप हो रहा है। दो एलिमेंट से मैपिंग नहीं होनी चाहिए। सेट ए का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि हर एक एलिमेंट किसी एक यूनिक एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट से अटैच्ड है, मैप हो रहा है, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। राइट। तो अब जरूरी नहीं कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो ही, बट अगर इस तरह की कंडीशन हो कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए। राइट, जैसे मान लेते हैं ये मेरा सेट है और ये सेट ए से सेट बी की तरफ कुछ हमारा रिलेशन में बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से अभी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स मैंने ए बी सी मान लिए, और सेट जो हमारा दूसरा सेट है बी, उसके अंदर जो एलिमेंट है हम मान लेते हैं बी। उसके अंदर हम एलिमेंट मान लेते हैं 3 4। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी मैपिंग कर देता हूँ, एक रैंडम रिलेशन लेके कि सेट ए की मैपिंग हो रखी है 3 से, सॉरी, जो ए एलिमेंट है उसकी मैपिंग 3 से हो रखी है, बी की भी मैपिंग 3 से हो रखी है, एंड सी की मैपिंग मैंने कर दी। तो अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे ए कॉमा 3, राइट, बी कॉमा 3, राइट, एंड सी कॉमा 4। ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे रिलेशन के। राइट, वो जो रिलेशन होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर कुछ ये बनेंगे आपके। पर अब इस रिलेशन को क्या हम फंक्शन कह सकते हैं? तो आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़िए, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि भाई सेट ए का हर एक एलिमेंट, पहले तो हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए सेट बी की किसी न किसी एलिमेंट से। कोई भी सेट ए में एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो अब सेट ए में देखो तीन एलिमेंट थे, ए बी सी, और तीनों की कोई ना कोई मैपिंग सामने आपको दिख रही है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब दूसरी कंडीशन के बारे में क्या कहा जाता है? दूसरी कंडीशन ये है कि सेट बी के अंदर जो सेट ए की इमेज होगी हर एक एलिमेंट की, वो यूनिक होगी, वो सिंगल ही होगी। तो ए जो है आप देखो उसकी सिंगल इमेज है 3। ए की कोई और इमेज तो नहीं है, ए किसी और के साथ तो अटैच नहीं हो रहा, 4 के साथ अटैच नहीं हो रहा। सो यस फाइन। तो बी की भी इमेज देखो 3 है, तो अब बी की भी इमेज 3 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट ए के एलिमेंट्स या दो से ज्यादा सेट ए के एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से सेट बी में मैप हो सकते हैं, वो चलेगा। पर सेट ए का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट कोई भी दो सेट बी के दो एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। राइट। तो फंक्शन में कुछ इस तरह की कंडीशन आपको देखनी होती है। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हो कि ए 3 से मैप है, बी भी 3 पे से मैप है और सी 4 से मैप है कि तो कोई भी सिंगल एलिमेंट दो इमेजेस नहीं बना रहा है। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन है, दिस इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। करेक्ट।
तो बेसिकली अगर हम बात करें एक बॉक्स या मशीन की तरह, तो एक सिंगल अगर आप इनपुट करोगे कुछ, अगर आपने सिंगल इनपुट किया तो उसके लिए सिंगल ही आउटपुट होना चाहिए। फॉर एवरी सिंगल इनपुट यू शुड बी हैविंग वन एंड वन, ओनली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट होगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, राइट। और ऐसा भी है कि अगर आपने कुछ इनपुट किया तो ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फंक्शन आपको कुछ लौटा के ना दे, है ना। हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं मैप हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट होगा ही होगा, राइट। अब सेट ए जो फंक्शंस में होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। सेट ए कंप्लीट डोमेन होता है। वैसे जनरली रिलेशंस में अगर हम देखें तो सेट पूरा सेट ए हमारा हमारा डोमेन हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपका जो सेट ए है वो कई बार पूरा का पूरा मैप नहीं हो रहा होता रिलेशंस में, राइट। बट फंक्शन में तो ये कंडीशन है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना ही चाहिए सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से। तो यानी कि रिलेशन में पूरा सेट ए डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर फंक्शंस में पूरा का पूरा सेट ए हमेशा डोमेन होगा ही होगा, राइट। अच्छा, तो रेंज की अगर हम बात करें वो सेट बी के अंदर से मिलती है, पर सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं। सेट बी को पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन कहा जाता है। अब सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मैप हो पाए होंगे, अब ऐसा नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैप हो ही जाएं। लेट्स सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पे 5 भी था, अगर मैं मान लेता हूँ 5 भी था, अब 5 की तो मैपिंग नहीं हो पा रही, पर इस बात से ये साबित नहीं इस बात से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, फंक्शन बिल्कुल है। सेट बी में कोई अगर एक आध एलिमेंट खाली छूट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, पर सेट बी के वो एलिमेंट्स जो कि मैप हो पा रहे हैं उनको हम रेंज कहेंगे, राइट। तो फिलहाल अगर मैं कहूँ डोमेन इस फंक्शन का क्या है, तो डोमेन के एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। मैं कहूँ रेंज क्या है, तो जो रेंज के एलिमेंट्स हैं बेटा वो देखो सेट बी में जो मैप हो रखे हैं 3 और 4, तो ये मेरी रेंज है। ये हमने बेसिक बात करी है अभी फंक्शंस की कि फंक्शंस होते क्या है। तो फंक्शन एक टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। मैं वो जो 6-7 बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस हैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा वन बाय वन। मैं उनकी बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं दो तीन तरह के जो आपको इंपॉर्टेंट है समझना, उनकी डोमेन कैसे निकालें, उनकी रेंज और उनका डोमेन कैसे निकालें वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास आता है वो जनरली आता है मॉडुलस फंक्शन। हम पहले पढ़ लेते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन अगर आपके पास है, आपको दिया गया है तो कुछ ऐसा होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ मॉडुलस फंक्शन मैंने दिया। तो अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स को हम y मानते हैं तो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये दोनों बातें सेम है, एफ एक्स बराबर y होता है, राइट। तो अब देखो डोमेन का मतलब होता है इनपुट करने वाली सारी वैल्यूज, इनपुट करने लायक सारी वैल्यूज। तो अब आप ये समझो इस x की जगह पे आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो। तो x की जगह पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0 1 वगैरह फ्रैक्शंस, इवन यू कैन पुट फ्रैक्शंस आल्सो, राइट। तो डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जिनको इनपुट किया जा सकता है। तो अब जब आप यहाँ देख रहे हो मॉडुलस में x है और x को कुछ भी इनपुट करने में कोई समस्या नहीं है, तो यानी कि मेरा जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं। कैपिटल आर यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आपकी हो गई रेंज, सॉरी डोमेन, आपका डोमेन हो गया। अब आती है बारी रेंज की। तो रेंज हमेशा क्या होती है, देखो रेंज बेटा होती है जो आउटपुट आपको मिलेगा, मतलब इनपुट कुछ किया तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट जो भी मिलेगा उसको आप कहोगे y की वैल्यूज है, और जो भी y की वैल्यूज होंगी वही क्या होती है आपकी रेंज। तो अब आप देखो मान लो अगर इस x की जगह पे आपने -1 पुट किया, राइट। अगर आपने x की जगह पे -1 पुट किया तो मॉड क्या करेगा, उसको +1 दे देगा। अगर आपने x की जगह पे -3 पुट किया तो मॉड का काम है उसको पॉजिटिव करना, +3 दे देगा। यानी कि लॉजिकली आप ये देखो कि ये जो y है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा,
राइट। आप इवन नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो भी y जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो अब अच्छा, y की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? अगर आप x की जीरो वैल्यू पुट कर दो, अगर x की जगह पे आप जीरो पुट कर दो तो मॉडुलस का जीरो जीरो ही देगा। तो यानी हमारी जो y की मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है पॉसिबल, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, पर वो पॉजिटिव ही होगी। तो यानी कि हमारी जो रेंज है वो जीरो से स्टार्ट होगी। और देखो ये जो इंटरवल है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज्ड इंटरवल है, मींस कि यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होके प्लस की इन्फिनिटी तक ये हमारी रेंज जाएगी। अच्छा, इस रेंज को दूसरा लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आर प्लस, ठीक है ना। सारे रियल नंबर्स जो कि पॉजिटिव हैं वो सब इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो आर प्लस लिखने का भी तरीका हो सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मॉडुलस, तो मॉडुलस के लिए आपको जनरली ये बात रट लेनी है कि उसका डोमेन कैपिटल आर ही होता है, जो भी मॉडुलस में लिखा गया हो, और रेंज उसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होती है। अगर मैं देखो दूसरा क्वेश्चन लूँ मॉडुलस का ही, जैसे कि मान लेते हैं अगर मेरा एफ एक्स बराबर में मॉड एक्स माइनस का थ्री है, राइट। अब आप मुझे को, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ डोमेन क्या है, तो आप फिर से सोचोगे कि सर डोमेन तो क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिनको इनपुट किया जा सकता है। तो क्या इसमें एक्स की हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर वट एवर फ्रैक्शन इवन यू कैन इनपुट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालने पर यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन इसका भी क्या रियल नंबर नहीं होगा? क्या कैपिटल आर इसका डोमेन नहीं होगा? यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसका भी डोमेन होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, राइट। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो फिर से अब आप ध्यान दो, रेंज मतलब आउटपुट आपको क्या क्या मिलेगा, आउटपुट आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो अब भाई एक्स की वैल्यू आप जीरो डालो तो आउटपुट नेगेटिव थ्री, पर नेगेटिव थ्री जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो वो फिर प्लस थ्री हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालो, राइट। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी डालने के बाद हो सकता है कि मैक्सिमम अंदर नेगेटिव आए, पर जैसे ही अंदर नेगेटिव आएगा मॉडुलस का काम है उसको पॉजिटिव कर देना, मॉडुलस फिर से आपको पॉजिटिव करके उस वैल्यू को लौटा देगा, राइट। तो यानी इन एनी सिचुएशन जो रेंज है यानी जो y की वैल्यू है वो मिनिमम जीरो पॉसिबल है, और जो मैक्सिमम है वो कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर पॉसिबल है। तो रेंज फिर से क्या आ गई, देखो मॉडुलस फंक्शन अभी डिफरेंट था, पर रेंज फिर से वही आ गई, और डोमेन फिर से वही आ गया। एम आई क्लियर? तो मॉडुलस फंक्शन की जो बेसिक मॉडुलस फंक्शन है, मतलब मॉडुलस के अंदर ही सब कुछ लिखा गया है। अगर मॉडुलस के अंदर ही सब कुछ लिखा गया तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपका जो डोमेन है वो कैपिटल आर ही होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगी। एम आई क्लियर ऑन दिस? ये डोमेन और ये रेंज हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, हम मॉडुलस फंक्शन में ही थोड़ा सा और चेंज करेंगे। मान लीजिए मेरा एफ एक्स है आपका क्या, माइनस का मॉड एक्स बेटा। अब एफ एक्स को हमने माइनस का मॉड एक्स कर दिया। अच्छा डोमेन फिर क्या होगा, डोमेन सर एक्स की इनपुट वैल्यूज जो होती है ना, तो अभी एक्स की इनपुट यानी कि एक्स में क्या क्या इनपुट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर एक्स में तो कुछ भी इनपुट कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू और जीरो इवन वट एवर यू कैन इनपुट, राइट। तो एक्स की कुछ भी वैल्यू इनपुट करने में कोई समस्या हो ही नहीं रही। तो यानी कि हमारा जो डोमेन है यहाँ पे कैपिटल आर होगा, और वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा अब बताओ रेंज क्या होगी। तो अब आपको ये सोचना है कि y आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। भी हमारा फंक्शन है y बराबर का माइनस का मॉड एक्स, राइट। अब हम ये हमारा अगर फंक्शन है तो आप जरा दिमाग लगाइए भाई, मान लेते हैं x की वैल्यू आपने इनपुट करी क्या, वन। तो क्या ये माइनस का वन माइनस में मॉड वन, तो यानी कि वन तो वन ही आएगा, पर जैसे ही बाहर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और मान लीजिए आपने एक्स की वैल्यू पुट की माइनस टू, तो मॉड का मतलब है कि वो अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, तो बाहर तो निकलेगा पॉजिटिव, पर जैसे ही बाहर निकलेगा वहां एक माइनस ऑलरेडी है, तो वो फिर उसको नेगेटिव करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो तो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा, पर जैसे ही वो बाहर निकलेगा वहां पर एक माइनस उसको दिख जाएगा, और वो माइनस उस पूरी वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। तो लॉजिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास जो रेंज है वो हमेशा ही नेगेटिव होगी, यानी कि मिनिमम हो जाएगी वो जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो है तो हमारी रेंज यानी y जो है वो जीरो होगा, पर जो
बाकी जो मिनिमम वैल्यूज है -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है, तो यानी कि वो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक कुछ भी हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं कर सकते और जीरो को इंक्लूड किया जा सकता है। तो यानी कि अब हमारी रेंज देखो चेंज हो गई, माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो गई है। पहले क्या होती थी मॉडुलस की रेंज, जीरो से इन्फिनिटी होती थी, राइट। बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बहुत ही बेसिक टाइप, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपने, नेगेटिव होगा तो रेंज माइनस से माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मॉडुलस के बाद। अब मॉडुलस फंक्शन तो समझ में आ गया, राइट। अब जो दूसरा बेसिक फंक्शन होता है ना, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, वो फ्रैक्शनल फंक्शन या रैशनल फंक्शन मैं कहूँ उसको तो ज्यादा बेहतर होगा। अब रैशनल फंक्शन में ना बहुत सारे बेटा टाइप्स होते हैं, राइट। पर अब हम सारे टाइप्स को तो नहीं पढ़ रहे, हम बेसिक वाले टाइप्स को पढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो मान लेते हैं मैंने कोई एक बेसिक रैशनल फंक्शन लिया 2/x-3। अब आपको बोला जा रहा है कि बेटा इसकी ना डोमेन बता दो, और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि बेटा इसकी ना रेंज बता दो, ये दो बातें बता दो फिर से, है ना। तो आप तो पता है डोमेन आपको कि डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो कि इनपुट की जा सकती है। पर जब आप फंक्शन को देख रहे हो तो फंक्शन में डिनोमिनेटर में x-3 लिखा हुआ है, और आपको ये पता है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। यानी कि सबसे पहली कंडीशन आपको x-3 को कहा कह देना है कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना भाई। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर में है क्या, x-3, यानी x-3 कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर जीरो नहीं हो पाएगा मतलब इस -3 को उस तरफ लेके जाओ तो x शुड नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती, यानी कि आप x की वैल्यू को 3 नहीं ले सकते। तो यानी कि जब डोमेन की मैं बात करूंगी, डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जो कि इनपुट की जा सकती है। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई x की वैल्यू आप 3 पुट कर ही नहीं सकते। जब आप x की वैल्यू 3 पुट ही नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ भी पुट कर सकते हो, तो क्या आपका डोमेन कैपिटल R होगा और उसमें से माइनस को 3 यानी कि 3 हटा दिया जाना चाहिए, राइट। यानी कि कैपिटल R में से, यानी पूरे रियल नंबर्स के सेट में से अगर मैं एक 3 निकाल दूं तो बाकी जो बचेगा वो सब कुछ डोमेन में चलेगा, वो सब कुछ x के लिए इनपुट किया जा सकता है। इतनी बात ठीक है, बोलो हाँ, समझ में आ गया। डोमेन डोमेन बहुत सिंपल होता है, x की कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट की जा सकती है। और जब भी रैशनल फंक्शन की बात होती है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाला जो है ना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब नीचे वाला अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक में लिखा गया हो एक्सप्रेशन, तो उसको स्प्लिट करके दो फैक्टर निकालो, और दो फैक्टर से फिर x की दो वैल्यूज आ जानी चाहिए, और वो दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी, है ना। अगर डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो उसके दो फैक्टर निकाल सकते हैं हम, दो फैक्टर निकाल के हम कहेंगे कि ये जो दोनों फैक्टर हैं इनकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो x की वैल्यूज को नहीं लिया जा सकता, इनपुट नहीं किया जा सकता, राइट। चलो उसको भी हम देख लेंगे। अभी रेंज, इसी फंक्शन की रेंज की बात करते हैं। तो जब हम इसी फंक्शन की रेंज की बात करते हैं तो बेटा आप ये समझो कि रेंज का मतलब होता है y की वो वैल्यूज जो कि हमें मिल सकती हैं। तो पहले तो इस fx को मैं y लिख देता हूँ, तो y बराबर 2/x-3। अब रेंज निकालने के ना बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम फंक्शन को क्रिएट करना कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं किसी कंडीशन से स्टार्ट करके फंक्शन को क्रिएट कर दें। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम जैसे अभी y क्या है, x के टर्म्स में लिखा हुआ है, राइट। हम क्या करें, x को y के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे करेंगे देखो, जैसे ये y बराबर 2/x-3 है, हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो y के साथ x-3 जाके मल्टीप्लाई होगा और बराबर में बेटा 2 रह जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि बेटा ये जो y है, आ, हाँ, इस y को हम एक काम करते हैं, इस y को ही उधर ले जाते हैं, है ना। तो ये x-3 बराबर में 2/y हो जाएगा। अभी जो माइनस का 3 है ना, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये प्लस का 3 होगा, तो 2/y प्लस का 3 बेटा। अब कुछ नहीं है तो थोड़ा सा एलसीएम ही लिया जाना चाहिए, तो y नीचे आ गया और ये अपना 2 + 3y बन गया बेटा। अब अगर x की वैल्यू 2 + 3y बाय y बन गई है, तो हमारा हमने x को y के टर्म्स में लिख लिया। अब अगर मैंने x को अपने y के टर्म्स में लिख लिया, तो अब आप देखो कि क्या y के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल। y एक डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए।
तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जो y की वैल्यू वो जीरो नहीं हो पाएगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, y जीरो नहीं हो सकता, राइट? कुछ भी बाकी चलेगा, बस जीरो नहीं चलेगा। तो अब ओके, तो बाकी फिर हमारी रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, और उसमें से हमें जीरो हटा देना है, तो हमारी रेंज आर माइनस जीरो। बोलो समझ में आया? तो ये हमारी रेंज निकालने का पहला तरीका है, बेसिक तरीका, जिसमें हम y बराबर फंक्शन को रख लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि x बराबर y समथिंग आ जाए, मतलब x को मैं y के टर्म्स में लिख लेता हूँ, फिर y की जो भी कंडीशन आ पाती है उसको मैं यूज कर देता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरह का आता है तो हम डिनोमिनेटर को कहते हैं कि भाई डिनोमिनेटर आपका क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे y ही था डिनोमिनेटर में, तो हमने कहा y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे y माइनस टू होता डिनोमिनेटर में, तो हम कहते y माइनस टू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम कहते y बराबर टू, y शुड नॉट बी इक्वल टू टू, राइट? तब वो कंडीशन हो जाती। तो अभी ये रैशनल फंक्शन का बेसिक टाइप आपको समझ में आ गया, ठीक है? चलिए, अब हम और थोड़ा सा एक और रैशनल फंक्शन ले लें छोटा सा। जैसे कि मान लेते हैं बेटा एफ एक्स है, और हम एफ एक्स की जगह पे ले लेते हैं बेटा आपका थ्री माइनस में थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है? अब देखो, मैंने डिनोमिनेटर में ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया। अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको यहाँ पे बोला जाए कि बताओ बेटा डोमेन क्या है और रेंज क्या है, दोनों चीजें पूछी जाए, तो डोमेन निकालने के लिए वही आप कह देंगे कि सर डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो कि इनपुट की जा सकती है। तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स डोमेन निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन यूज कर लोगे, है ना? कर लोगे, राइट? अब जैसे आप इधर देखते हो तो इसके दो फैक्टर आते हैं भाई, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, राइट? क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस। तो हमने आइडेंटिटी से इसको स्प्लिट किया, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो ना तो माइनस का टू हो पाएगी और ना ही एक्स की वैल्यू टू हो पाएगी। तो आपका डोमेन तो बहुत ही क्लियर हो गया, फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, कैपिटल आर, और क्या क्या हटाना है, माइनस टू और टू हटा देना है, बस कुछ भी नहीं करना, बस इतना आपका डोमेन है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं कि बेटा अब रेंज क्या है, तो आपको फिर से वही कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है? देखो, इस फंक्शन की रेंज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या क्या तरीके से फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं, तो आप इस बात को समझें। पहला तो तरीका, बेसिक तरीका, जिस तरीके से हमने कहा कि भाई ऐसा है, आप एक काम करो, फंक्शन जो होता है y, उसको y बराबर फंक्शन लिख दो, और फिर x को y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, ये तरीका है। और दूसरा मैंने बताया था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन को क्रिएट ही करने की कोशिश कर दो, अगर पॉसिबल है तो। जनरली जब एक्स स्क्वायर वगैरह होता है सिंगल, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, इधर हम y बराबर हमारा जो फंक्शन है, रेंज में निकालना चाह रहा हूँ, राइट? y बराबर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, राइट? अब जब मैं इसको लिखने ही जाऊं, अगर अगर मैं कोशिश ही करूं कि भाई नहीं मैं एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दूं, तो क्या लिखूंगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का फोर और इंटू में वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर में थ्री। अब ये वाई में नीचे भेज देता हूँ और ये एक्स स्क्वायर माइनस का फोर बराबर में थ्री अपॉन वाई हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर बराबर में थ्री अपॉन वाई प्लस का फोर हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर बराबर में वाई एलसीएम ले लिया मैंने, और ये अपना हो जाएगा थ्री प्लस का फोर वाई। अभी एक्स स्क्वायर तो चाहिए नहीं, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो बेटा स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या आएगा, रूट। अब देखो इसी के अंदर ना एक रूट वाला फंक्शन भी डिस्कस हो जाएगा, थ्री प्लस फोर वाई अपॉन में आपका क्या आ गया बेटा, वाई। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो y की वैल्यूज है, y के लिए क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। आपको ये समझना है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी अगर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ नेगेटिव आ गया ना, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आया
तो वो इमेजिनरी नंबर देता है, रियल नंबर रह नहीं पाता। तो इसीलिए स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी हो ना, मतलब उसको आप क्या मान लो, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको आप एक कंडीशन मान लो कि भाई ये तो हमेशा क्या होगा आपका, जीरो या जीरो से बड़ा। तो 3 + 4y अपॉन में y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक बात है, ठीक बात है। अब ये मुझे बताओ जरा, मुझे जरा ये बताओ कि ये जो फ्रैक्शन है 3 + 4y अपॉन वाई ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है। देख कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो तब हो सकता है जब उसके दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, है ना। केस फर्स्ट क्या हो सकता है, न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन जीरो है और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन जीरो है, यही केस फर्स्ट होगा, राइट। तब ही पूरा फ्रैक्शन, मान लो मेरा 2/3 है, भाई ये पॉजिटिव है क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। पर 2/3 तब भी पॉजिटिव हो सकता है अगर 2 और 3 दोनों ही नेगेटिव हो, क्योंकि फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। तो दोनों केस हो सकते हैं ना, या तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉजिटिव है तो मेरा फ्रैक्शन जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और या फिर हमारा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो भी हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, जीरो से बड़ा आ जाएगा। तो अब जब देखो आप जरा ध्यान से देखो भाई, 3 + 4y ग्रेटर देन जीरो, है ना। अगर 3 + 4y पॉजिटिव है तो मतलब 3 + 4y ग्रेटर देन जीरो है, राइट। और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है मतलब y भी ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से आप जब देखोगे तो यहां से आपको 3 में उधर ले जाता हूँ, 4y ग्रेटर देन -3 और y ग्रेटर देन -3/4 आपको मिलता है। तो यानी कि y की वैल्यू -3/4 से बड़ी है, एक कंडीशन ये आ गई। और एट द सेम टाइम y इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, y की वैल्यू -3/4 से बड़ी है और y की वैल्यू जीरो से बड़ी है। अब दो बातें आपको यहाँ से मिल गई। और अगर हम सेकंड कंडीशन लें कि भाई न्यूमरेटर भी आपका जीरो से छोटा है, डिनोमिनेटर भी आपका जीरो से छोटा है, तो इस कंडीशन में न्यूमरेटर अगर जीरो से छोटा है मतलब 3 + 4y जो है वो लेस देन क्या है, जीरो, और y भी क्या है, लेस देन जीरो। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि भाई 4y लेस देन -3 और y इज लेस देन -3/4 और यहाँ पे y क्या है, लेस देन जीरो। ओके, तो ये दो कंडीशन आपके सामने बन जाती हैं इस केस में y के लिए कि y क्या क्या हो सकता है। कि भाई यहाँ पे देखो y कह रहा है y जीरो से बड़ा होगा और या फिर y जो है -3/4 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन ये कि भाई y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, -3/4 से वो कुछ भी बड़ा हो सकता है। समझ में आ रही बात, -3/4 से स्टार्ट करेगा और वो कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से y को फिर यानी कि जो रेंज है उसको लिखा जा सकेगा। कैसे लिखा जा सकेगा,